हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम के कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। विच गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ रोलिंग प्लान, यानी रोलिंग प्लान जो है उसका कॉन्सेप्ट किस गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में आया था, आपको ये बताना है, या किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट। मनमोहन गवर्नमेंट, वाजपेयी, जनता या फिर राव। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 ईयर प्लान पढ़े हैं तो आपने इनको भी पढ़ा होगा, रोलिंग प्लान को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जनता गवर्नमेंट ने रोलिंग प्लान को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। नेक्स्ट है गेट वाज बोर्न इन इंडिया। अब गेट का जन्म कब हुआ था, आपको ये बताना है। 1948, 1945, 1947 या फिर 1950। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 1948। नेक्स्ट है व्हाट वाज द प्रेडिसेसर ऑफ डब्ल्यूटीओ, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो उसका प्रेडिसेसर या फिर ये कहें उससे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसका नाम क्या था। गेट, आईएमएफ, एडीबी या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है ए, गेट था उसका नाम, जिसको बोलते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, मतलब जो भी यहाँ पे ट्रेडिंग की जाती थी, जो आपस में कंट्रीज थी वो आपस में ट्रेड करती थी, तो किसी कंट्री के लिए कोई पॉलिसी लगाई जाती थी और कुछ कंट्रीज के लिए कोई और, यानी कि हर सबके लिए, सब कंट्रीज के लिए अलग अलग नॉर्म्स थी, अलग अलग कंडीशंस थी। तो इससे ना जो वीक कंट्रीज होती थी उनको प्रॉब्लम होती थी। तो इन सब चीज़ों को रिमूव करने के लिए डब्ल्यूटीओ आया। डब्ल्यूटीओ में चीज़ को लिबरल किया गया और हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया, सारी चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी रखी गई, और एक वहाँ पे प्रोसीजर कहें या फिर हम ये कह सकते हैं नॉर्म्स बनाए गए, जिसके बेस पर कंट्रीज को ट्रेड करने में आसानी हुई। ठीक है। तो यहाँ पे जो गेट जो है वो प्रीडिसेसर है डब्ल्यूटीओ का। नेक्स्ट है इन विच ईयर डब्ल्यूटीओ वाज फॉर्मुलेटेड। अब डब्ल्यूटीओ कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1995, 1948, 1991 या 1998। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1995 में डब्ल्यूटीओ को फॉर्मुलेट किया गया था। नेक्स्ट आते हैं फेमा वॉज पास्ड इन द ईयर। अब फेमा जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये कब पास हुआ था, 1999, 1989, 2000 या फिर 1997। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, 1999। एक और चीज़ याद रख लीजिए, फेमा को रिप्लेस कर दिया गया किससे, इसको रिप्लेस किया गया फेरा से। ठीक है। नेक्स्ट है डैश रिफर्स टू द रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट फॉर स्पेसिफिक पर्पस और ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि हमारे स्पेसिफिक पर्पस के क्रेडिट के लिए रेगुलेट की जाती है, रेगुलेशन का काम करती है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी की ब्रांचेस में भी ये हेल्प करती है। यानी कि हम एक तरह से बात करें तो जो भी हमारे स्पेसिफिक पर्पस हैं या उनकी जो ब्रांचेस हैं उनके क्रेडिट का रेगुलेशन करना किसका काम होता है, क्रेडिट कंट्रोल, सेलेक्टिव कंट्रोल, बैंक कंट्रोल या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए, यहाँ पे स्पेसिफिक पर्पस की बात की जा रही है, तो यानी स्पेसिफिक पर्पस है तो सेलेक्टिव कंट्रोल होगा। किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए जब हम कोई कंट्रोल करते हैं तो सेलेक्टिव कंट्रोल बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया जा रहा है, तो यहाँ पे राइट है सेलेक्टिव कंट्रोल। नेक्स्ट है सेज स्टैंड्स फॉर। अब सेज जो है वो उससे क्या कहा जाता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल एक्सपोर्ट जोन, स्पेशली बैकवर्ड जोन या फिर नन। तो फ्रेंड, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नेक्स्ट है डैश इज एन एक्ट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर टू द कॉमन डिटरमेंट, यानी कॉमन डिटरमेंट के लिए कॉन्सेंट्रेशन करके रखना इकोनॉमिक पावर को, वो कौन सा एक्ट करता है, एडा एक्ट, एमआरटीपी, आईएलओ या फिर फेरा। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इकोनॉमिक पावर को कॉन्सेंट्रेट करने की और रेगुलेट करने की, तो ये काम था एमआरटीपी का। एमआरटीपी यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर है, जिसको बाद में चेंज कर दिया गया। अब वो क्या है वो आपने कल की वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज केम इन फोर्स। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कब आया था, 1985, 1986, 1999 या फिर 1989। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
डैश कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक सिस्टम, यानी कि आर्थिक स्थितियों, आर्थिक नीतियों, आर्थिक औद्योगिक नीतियों और आर्थिक प्रणाली में मिलकर जो सारी चीज़ें काम करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट या फिर नन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो किससे कंसर्न है? इकोनॉमी से कंसर्न है, कंडीशन, पॉलिसी इकोनॉमिक से कंसर्न है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इकोनॉमिक सिस्टम, यानी सारे हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं। तो इसके लिए जो वर्क करेगा वो होगा हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। और अगर इसकी जगह हमारा बिजनेस कंडीशन, बिजनेस पॉलिसी, बिजनेस सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ होता है बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, इकोनॉमी से कंसर्न है ये सारी चीज़ें, इसलिए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इकोनॉमी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब जो इंडियन इकोनॉमी है वो किसका एग्जाम्पल है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी या फिर नन ऑफ दी। तो ये आप सबको पता होगा, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी जो है वो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इकोनॉमी इज नॉट प्लान, कंट्रोल एंड रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, यानी ऐसी कौन सी इकोनॉमी है जो कि ना तो प्लान की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, ना ही कंट्रोल की जाती है और ना ही रेगुलेट की जाती है? ऑप्शंस है क्लोज्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर अगर हम इसकी राइट आंसर की बात करें तो देखिए, क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब तो यहाँ है कि फुल्ली गवर्नमेंट का कंट्रोल है। ठीक है, वहीं मिक्स्ड की बात करें तो मिक्स्ड में क्या होता है, थोड़ा गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है और थोड़ा प्राइवेटाइजेशन होता है, यानी कि उनको प्राइवेटाइज कर दिए जाते हैं कुछ सेक्टर्स। जबकि फ्री मार्केट इकोनॉमी में क्या है, सब कुछ ओपन है, गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं है, यहाँ पर सारी चीज प्राइवेटाइजेशन में दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी चीज गवर्नमेंट द्वारा नहीं की जा रही है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है, फ्री मार्केट इकोनॉमी है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द एपेक्स बॉडी ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। अब इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए कौन सी एपेक्स बॉडी जो है वो वर्क करती है इंडिया में? प्लानिंग कमीशन, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए, प्लानिंग कमीशन की बात करें, वो प्लान इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करें तो वहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लानिंग कमीशन, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबलाइजेशन रिफर्स टू। अब जो ग्लोबलाइजेशन होता है वो हमें क्या बताता है? अ मोर इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड, लोअर इनकम वर्ल्ड वाइड, लेस फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट या फिर ग्लोबल वार्मिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो देखिए, यहाँ पर अगर हम देखते हैं ऑप्शंस, ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबलाइजेशन से बिल्कुल नहीं होता, लेस फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, लेस नहीं होता बल्कि मोर फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट होता है, लोअर इनकम एंड वर्ल्ड वाइड की भी बात यहाँ पे नहीं होती है। यहाँ पे तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी कंट्रीज के साथ डील करेंगे तो हमारी इनकम क्या होगी, हाई होगी, लो नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ये मोर इंटीग्रेटेड यानी सारी चीज़ों को मिलकर वर्क करता है और इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड की बारे में बताता है। यानी कि ग्लोबलाइजेशन में क्या है, सब कुछ ओपन है, आप किसी भी कंट्री के साथ, किसी भी बिजनेसमैन के साथ, वो चाहे किसी भी कंट्री का हो, आप उसके साथ बिजनेस कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को किसी भी कंट्री में जाके सेल कर सकते हैं। तो सब कुछ ग्लोबलाइज है। ठीक है, सब कुछ ओपन है आपके लिए, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ग्लोबलाइजेशन इज बेनिफिशियल फॉर फर्म्स बिकॉज, यानी कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो किसके लिए बेनिफिशियल है, हमें ये बताना है। इट प्रोटेक्ट्स देम अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन, ये हमें फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करता है। इट क्यूजन्स देम फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ इवेंट्स इन अदर कंट्री, ये हमारी जो भी अदर कंट्रीज में इफेक्ट, जो भी इवेंट्स के इफेक्ट्स होते हैं उससे हमें बचाता है। इट ओपन्स अप न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटी, ये हमारे लिए ओपन कर देता है न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को। इट इंक्रीजेज द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी ऑफ ऑपरेटिंग इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड इकोनॉमी, ये हमारे लिए रिस्क को इंक्रीज करता है और अनसर्टेनिटी को भी बढ़ाता है। तो देखिए, अगर हम ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिशियल की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट ओपन अप्स न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटी। अब ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है, हमारे लिए नए मार्केट ओपन हो जाते हैं। अब हम अपना प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रियों में सेल कर सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ अगर हम अपने प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री में सेल करेंगे तो वहाँ पर हम अपने जो एक्स्ट्रा हमने एक्सपेंसेस किए हैं उसको लगा के हम अपना जो नो प्रॉफिट है उसको इंक्रीज करके वहाँ सेल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारी सेल भी इंक्रीज होगी, हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। तो ये हमारे लिए एक न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटी की तरह वर्क करता है, इससे हमारे हमको एक नया मार्केट मिल जाता है अपने प्रोडक्ट को सेल करने का। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। अब हम आपको जीएसटी का पूरा नाम बताना है। ऑप्शंस हैं गुड्स एंड सर्विस सप्लाई टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जर्नल सेल्स टैक्स या फिर गवर्नमेंट सेल्स टैक्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जीएसटी के फुल फॉर्म की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि होता है हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था फर्स्ट हमारा। सेकंड पर आते हैं, आई होप आपको ये भी इसका आंसर पता होगा। जीएसटी वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम, यानी कि जीएसटी भारत में कब लागू की गई थी? 1 जुलाई 2017, 1 अप्रैल 2017, 1 मार्च 2017 या 1 जुलाई 2017। अब यहाँ पे देखिए 2017 है, इट मीन 2017 में आया था। अब आपको मंथ्स पता हो करना है क्योंकि डेट भी सबकी सेम है। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी हमारा इम्प्लीमेंट किया गया था इंडिया के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया द जीएसटी इज अ डुअल मॉडल ऑफ। अब इंडिया में जो जीएसटी है वो डुअल मॉडल किसका है? यूके, कनाडा, यूएसए, जापान या फिर चाइना। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। वैसे बात करें तो 3 कंट्री ऐसी हैं जो कि डुअल मॉडल पे चल रही हैं। ठीक है, तो अब आपको बताना है इसमें जो इसका राइट आंसर है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। जबकि देखिए फ्रेंड्स, ब्राजील जो है वो भी जीएसटी के डुअल कॉन्सेप्ट पे चलती है। ठीक है, तो इंडिया, कनाडा एंड ब्राजील ये 3 कंट्री हैं, आपको इसको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जीएसटी इज अ कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, टैक्स बेस्ड ऑन। अब जीएसटी माल और सेवा कर की खपत पर आधारित होता है, किसमें? डेवलपमेंट के बेसिस पर, डिविडेंड के, डेस्टिनी, ड्यूरेशन या फिर डेस्टिनेशन के। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जीएसटी कंजम्पशन की बात की जा रही है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, डेस्टिनेशन। अब ये डेस्टिनेशन किस तरह से होगा? तो देखिए फ्रेंड, जीएसटी जो होता है ये एक कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज टैक्स, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है, जो कि लेविड होता है। जो भी हमारे एवरी वैल्यू एडिशंस जो भी होते हैं उस पर ये लेविड होता है। ठीक है, तो जो डेस्टिनेशन बेस्ड होता है, मल्टी स्टेज है ये, इसलिए यहाँ पर इसका ऑप्शन यहाँ पे ई राइट आंसर होगा। ये बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडियाज जीएसटी स्ट्रक्चर आज बेस्ड ऑन हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स। अब हमें स्ट्रक्चर बताने हैं कि इंडिया के जो जीएसटी स्ट्रक्चर हैं वो कितनी तरह के हैं, 6, 4, 3 या 5। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है हमारा 4, 4 स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। अब आपको ये बताना है वो 4 स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं। तो देखिए आप नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। देखिए फर्स्ट है यहाँ पर हमारा, आप फर्स्ट नोट कर लीजिए जीरो रेट। ठीक है, जीरो रेट। सेकंड है हमारा लोअर रेट। ठीक है, थर्ड आइए, थर्ड है हमारा स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, थर्ड है स्टैंडर्ड रेट। फोर्थ है हमारा यहाँ पे हायर रेट। ठीक है, ये 4 तरह की हैं, 4 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, जीरो रेट, लोअर रेट, स्टैंडर्ड रेट और हायर रेट। ये चारों आप यहाँ पर अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा अच्छे से। हो सकता है कि ये इसमें से आप भी कोई क्वेश्चन बन जाए कि वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए यहाँ पर पूछा है द मैक्सिमम रेट ऑफ सीजीएसटी इज। अब सीजीएसटी की जो अधिकतम रेट है वो कौन सी है, ये पूछा गया है। 28, 12, 18 या फिर 20। तो देखिए अगर यहाँ पे बात करें हम सीजीएसटी की, अब आपको फ्रेंड्स सबसे पहले ये पता होना चाहिए सीजीएसटी क्या होता है। तो सीजीएसटी होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, सेंट्रल, सेंटर कर लीजिए या फिर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसकी रेट पूछी गई, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन से हमारे चारों ही गलत हैं, क्योंकि यहाँ पे सही ऑप्शन नहीं गिवन है। सही ऑप्शन है हमारा 40%। मैक्सिमम रेट है 40% की सीजीएसटी के लिए। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे हमें पूछा गया है द मैक्सिमम रेट ऑफ एसजीएसटी यूटीजीएसटी इज। अब फ्रेंड्स सबसे पहले इनकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए एसजीएसटी की क्या होती है। तो देखिए एसजीएसटी की फुल फॉर्म यहाँ पर होती है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, क्या हो गया? स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और देखिए यहाँ पर एक और आपको फुल फॉर्म दे रखी होगी यूटीजीएसटी। तो देखिए यूटीजीएसटी जो है इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर होती है, यूटी का मतलब होता है यूनियन
टेरिटरी, आप ये पूरा नाम लिख लीजिएगा, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अब ये इन दोनों की फुल फॉर्म हो गई। अब यहाँ पर मैक्सिमम रेट इनकी पूछी हुई है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम SGST की रेट की बात करें तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जो कि है हमारा 20%। ये 20% होती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और चीज आप लिख सकते हैं, ये तो सेंट्रल बेस्ड होते हैं, सेंट्रल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज सेल किए जाते हैं उन सब के बेसिस पे लगाई जाती है, लेकिन UTGST के होते हैं, इसके अंदर जो भी हमारी सप्लाई होती है अल्कोहलिक लिकर की, ठीक है, ह्यूमन कंजम्पशन से रिलेटेड, वो UTGST में शामिल नहीं की जाती है। ठीक है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, वो UTGST में शामिल नहीं की जाती है। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पर हमें कोड्स पूछे हुए हैं। विच कोड इज यूज टू क्लासिफाई गुड्स एंड सर्विसेज अंडर GST, यानी कि GST के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को जब क्लासिफाई करते हैं तो कौन सा कोड यूज करते हैं, आपको ये बताना है। HSN कोड, SAC और HSN, GST और SAC। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पहले सारे कोड के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे SAC कोड दे रखा है, इसकी फुल फॉर्म होती है सर्विसिंग अकाउंटिंग कोड। कई जगह आपको सर्विस मिलेगी, तो आप देख लीजिएगा, सर्विसिंग अकाउंटिंग कोड, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब देखिए ये SAC है, यहाँ भी SAC की यही फुल फॉर्म है। अब आप HSN की देख लीजिए, तो देखिए HSN की फुल फॉर्म होती है हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर। मैं ऊपर लिख देती हूँ नोमेनक्लेचर की स्पेलिंग, नोमेनक्लेचर, CLATURE। ठीक है, हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर, ये HSN की फुल फॉर्म है। GST की तो आपको पता ही है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को क्लासिफाई करने की, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर है, क्योंकि SAC और HSN होते हैं, ये दोनों ही यूज किए जाते हैं जब हम गुड्स एंड सर्विस दोनों को क्लासिफाई करते हैं, जबकि SAC सिर्फ सर्विस से रिलेटेड होता है, गुड्स से रिलेटेड नहीं होता है। लेकिन यहाँ हम गुड्स एंड सर्विस दोनों की बात करें, इसलिए ये दोनों कोड आएंगे हमारे। आई होप ये आपको क्लियर होगा। एक और चीज आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, ये HSN जो होता है, HSN, इसके अंदर जो कोड होते हैं वो हमारे डिजिट्स में गिवन होते हैं। और ये डिजिट्स में कैसे होते हैं, ये 2 डिजिट होते हैं, 4 डिजिट होते हैं, 6 डिजिट में होते हैं और 8 डिजिट में। ये इतने डिजिट में ये वाले कोड मेंशन किए जाते हैं, 2 4 6 8 के डिजिट में ये कोड होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आते हैं, अब व्हाट डज आई इन दी IGST स्टैंड्स फॉर। अब IGST में आई का क्या मतलब है, आपको ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर IGST में ऑप्शन है इंटरनल, इंटीग्रेटेड, इंटरनल या फिर यहाँ पर इंट्रा। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा इंटीग्रेटेड। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड जो होते हैं, यहाँ पर ये बात की गई है कि IGST जो चार्ज किए जाते हैं, लेविड होते हैं, वो सेंट्रल के द्वारा होते हैं, और ये इंटर स्टेट सप्लाई जो होती है गुड्स एंड सर्विसेज की इंटर स्टेट में, उन पर ये चार्ज किया जाता है, तब ये यूज होती है IGST। ठीक है, इंटर स्टेट में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होंगे ट्रांजेक्शन्स, उसके बेसिस पर IGST को क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अब हमारा यहाँ पे जो टॉपिक था गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का, वो यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। अब यहाँ पे थोड़े बिल के क्वेश्चन हैं, वो हम कर लेते हैं। व्हाट इज द बिल रिसीवेबल अकाउंट। अब बिल रिसीवेबल अकाउंट किस तरह का होता है, पर्सनल अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, रियल अकाउंट या फिर नॉमिनल अकाउंट। तो देखिए जो हमारे बिल रिसीवेबल अकाउंट होता है वो हमारा रियल अकाउंट होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, अब बिल ऑफ एक्सचेंज इंक्लूड्स। अब बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड, बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो इसमें अगर हम बात करें तो देखिए इसमें
ऑर्डर टू पे है, रिक्वेस्ट टू पे है, प्रॉमिस टू पे है और ऑल ऑफ दी है। तो फ्रेंड्स इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज में किसी भी तरह की कोई रिक्वेस्ट नहीं होती है, प्रॉमिस होती है हमारी प्रॉमिसरी नोट में, और ऑप्शन इसलिए हमारा फोर्थ भी कट जाता है। आंसर आएगा ऑप्शन है ऑर्डर टू पे। बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर किया जाता है, प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस टू पे किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच बिल इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड इन द सेम कंट्री। अब इसमें से कौन सा बिल है जो कि ड्रॉ और एक्सेप्ट किया जाता है सेम कंट्री में, एक ही देश में कौन सा बिल तैयार और स्वीकार किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंग्लैंड। नाम से ही पता चल रहा है इंग्लैंड। ठीक है, और जो सेम कंट्री में ना होकर डिफरेंट कंट्री में होंगे तो वहाँ पे फॉरेन बिल हो जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज याद रख लीजिए, यहाँ पे ट्रेड बिल है, तो ट्रेड बिल जो होता है वो ट्रेडिंग, जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन यानी कि दो पार्टीज के बीच में कोई भी ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन होंगे वहाँ ट्रेडिंग बिल होगा। और जो फॉरेन बिल होता है वो अदर कंट्रीज के साथ जब हम डीलिंग करते हैं तब होता है। और एकोमोडेशन बिल एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन की हेल्प करने के पर्पज से जब वो उसको बिल देता है तो एकोमोडेशन बिल कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे इनकी मीनिंग। नेक्स्ट आते हैं, हु ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो कौन ड्रॉ करता है या लिखता है, क्रेडिटर, डेटर, होल्डर या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर बात करें तो जो होल्डर होता है, बिल का होल्डर है, वो ड्रॉ करेगा। ठीक है, और वो डेटर, क्रेडिटर, ठीक है, हम यहाँ पे होल्डर की बात करें, होल्डर करेगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्सन नोन एज हु ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब उस पर्सन को क्या कहते हैं जो ड्रॉ करता है बिल को, ड्रॉअर, पे, ड्रॉई या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए जो बिल को ड्रॉ करता है उसकी हम बात करें तो यहाँ पे उसको बोला जाता है ड्रॉअर, और जिसको बिल दिया जाता है वो कहलाता है ड्रॉई, और जो उसका पेमेंट लेता है उसको पेमेंट करता है वो बोलते हैं पे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है, ड्रॉअर। जो ड्रॉ करता है यानी कि बिल को लिखता है वो ड्रॉअर कहलाता है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द 3 एडिशनल डेज नोन एज दैट ड्रॉअर गिव्स टू द ड्रॉअर फॉर पेमेंट। यानी कि वो जो भी मेंशन मेच्योरिटी टाइम होता है, जैसे कि 3 महीने का टाइम है, उसमें जो 3 दिन एडिशनल उनको दिए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, कंडीशनल डेज, एडिशनल डेज, डेज ऑफ ग्रेस या फिर डेज ऑफ रिबेट। तो फ्रेंड्स उन 3 दिन को कहा जाता है डेज ऑफ ग्रेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 15 मार्च को उसकी मेच्योरिटी होने वाली है बिल की, तो उसका पेमेंट कितना होगा, 18 मार्च। ठीक है, 3 दिन ऐड करके। ठीक है, तो यहाँ पर उनको बोला जाता है डेज ऑफ ग्रेस। ऑप्शन नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस इज नोन एज व्हेन द बिल इज एक्सेप्टेड विदाउट एनी कंडीशन। यानी कि बिना किसी शर्त के बिल कब स्वीकार किया जाता है, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस में, कंडीशनल, ब्लैंक या फिर जर्नल में। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है बिना किसी कंडीशन के किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्वालिफाइड और कंडीशनल दोनों एक ही को कहा जाता है, यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस इज ऑल्सो नोन एज और रेफर्ड एज कंडीशनल एक्सेप्टेंस। तो दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही है, एक ही नाम से दोनों को जाना जाता है। अब इन दोनों में क्या होता है, कुछ कंडीशंस होती हैं, यानी कि यहाँ तो बात की जा रही है विदाउट कंडीशन, लेकिन इन दोनों में ही कंडीशन होती हैं कि जैसे कि कितना सम, किस मोड से, कहाँ पे पेमेंट करना है, ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होते हैं। तो ए ऑप्शन कट गया, बी कट गया। ब्लैंक एक्सेप्टेंस होती है, ये एक्सेप्टेंस ब्लैंक पेपर पे दी जाती है, यानी कि आपका बिल ड्रॉ नहीं हुआ है उसी से पहले आपने एक ब्लैंक पेपर पे पहले से एक्सेप्टेंस दे दिया है। ठीक है, वो ब्लैंक एक्सेप्टेंस होती है। तो यहाँ पे विदाउट कंडीशन पूछा गया, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जो कि हम आपका जर्नल एक्सेप्टेंस, बिना किसी एक्सेप्टेंस के दे रहे हैं बिल, तो वो जर्नल एक्सेप्टेंस है। नेक्स्ट आते हैं, when the bill is noted from the notary public it is known है, यानी कि जब नोटेड होता है नोटरी पब्लिक में तो उसको क्या कहा जाता है, नोटिंग, डिस्काउंटिंग, एक्सेप्टिंग या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स उसको कहा जाता है नोटिंग, और इसमें जो भी एक्सपेंसेस लगते हैं उसको बोला जाता है नोटिंग चार्जेस। यानी कि इस पूरी प्रोसीजर में जितने जो भी एक्सपेंसेस लगते हैं उस एक्सपेंसेस को बोला जाता है कि नोटिंग चार्जेस लगे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट मीन्स। यानी कि रिबेट के अंदर रिटायरिंग छूट के साधनों के तहत किसी विधेयक को क्या कहा जाता है, यानी कि मेकिंग अ पेमेंट ऑफ द बिल बिफोर द ड्यू डेट से पहले पेमेंट हो जाएगा,
डिसोनिंग ऑफ अ बिल यानी कि बिल का डिसऑनर होना, मेकिंग अ पेमेंट ऑफ द बिल आफ्टर द ड्यू डेट यानी ड्यू डेट के बाद पेमेंट हुआ है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स जब रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट होता है तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, रिबेट पर देते हैं कोई भी बिल तो उसको कहा जाता है कि ड्यू डेट से पहले उसका पेमेंट किया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो। द क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक अकाउंट इज, अब जो क्रेडिट बैलेंस है जो बैंक अकाउंट में वो हमारा क्या शो करता है। ऑप्शंस हैं एन असेट्स, एन लाइबिलिटी, एन एक्सपेंस और कंटिजेंट लाइबिलिटी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें क्रेडिट बैलेंस की जो कि हमारा बैंक अकाउंट के अंदर शो करता है तो ये शो करता है हमारी लाइबिलिटी को, जबकि अगर हम डेबिट बैलेंस की बात करें तो हमारे असेट्स को शो करता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारा 2 वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है रिटर्न्स आउटवर्ड बुक मेक्स रिकॉर्ड ऑफ, यानी कि रिटर्न आउटवर्ड बुक जो होती है वो किसका रिकॉर्ड करती है। तो देखिए ऑप्शन है गुड्स रिटर्न टू दी सप्लायर्स यानी सप्लायर्स को गुड रिटर्न किया, गुड्स रिटर्न टू कस्टमर यानी कस्टमर को गुड रिटर्न किया, उसके बाद है यहाँ पर गुड्स रिटर्न टू प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर को गुड्स रिटर्न किया, फिर है गुड्स रिटर्न टू नेबर्स यानी कि नेबर्स को गुड रिटर्न किया। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, तो ये है हमारे ऑप्शंस। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें गुड्स आउटवर्ड बुक की तो देखिए ये यहाँ पे हमें बताता है कि जो हमारे सप्लायर्स हैं उनको हमने जो माल है उसको वापस किया, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर्स। रिटर्न आउटवर्ड बुक ये हमें शो करता है, इसलिए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैश बुक प्रिपेयर्ड ऑन इम्प्रेस्ड सिस्टम इन, अब जो कैश बुक है वो इम्प्रेस सिस्टम में दिखाई जाती है तो वो किस तरह की होती है, 2 कॉलम कैश बुक की तरह, प्रिटी कैश बुक या फिर परचेज बुक। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो इम्प्रेस सिस्टम के अंदर हम अपनी कैश बुक प्रिपेयर करते हैं वो हमारी प्रिटी कैश बुक कहलाती है। फ्रेंड्स मेनली प्रिटी कैश बुक वो कैश बुक होती है जिसके अंदर हम जो छोटे छोटे हमारे जो खर्चे होते हैं हम उसको इंक्लूड करते हैं, फिर बाद में जब हम उसको उससे रिलेटेड अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं तो डायरेक्ट एक अगर हम एक आइटम के रूप में उन सबको इंक्लूड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने स्टेशनरी में खरीदे पेन, पेंसिल्स, इरेजर, स्केल, ये सारी चीज़ें खरीदी तो प्रिटी कैश बुक में तो ये अलग अलग मेंशन कर दी जाएगी, लेकिन जब हम इसकी पोस्टिंग करेंगे जर्नल में या फिर अदर इससे रिलेटेड लेजर में तो वहाँ पर हम पोस्टिंग करेंगे एज अ स्टेशनरी, वहाँ पे ये अलग अलग आइटम शो नहीं किए जाएंगे, वहाँ पे एज अ स्टेशनरी शो किया जाएगा। प्रिटी कैश बुक का मेन पर्पस होता है जैसे जो भी एक्सपेंस हो रहा है उसको उसी टाइम रिकॉर्ड करना, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे खर्चे ऐसे होते हैं बाद में हम भूल जाएंगे, तो प्रिटी कैश बुक में उसी टाइम नोट कर लिए जाते हैं, फिर बाद में जब उसको उससे रिलेटेड जो पोस्टिंग होती है जब वहाँ पर उसको ट्रांसफ़र किया जाता है तो एक बड़े हेड में उन सारे छोटे खर्चों को एक बड़े अमाउंट में लिख दिया जाता है, तो वो हमारा प्रिटी कैश बुक इसमें मदद करता है, ठीक है। तो एक तरह से ये यहाँ पर क्या हो गया, छोटे छोटे खर्चे हम भूले भी नहीं और साथ ही साथ हमारी पूरी हमारे पास इंफॉर्मेशन भी है, कभी हमें पता चले कि फॉर एग्जांपल स्टेशनरी है वो हमारी ज़्यादा अमाउंट की आ गई तो हम बाद में एज अ रेफरेंस देख सकते हैं कि इस स्टेशनरी में एक्चुअल में हमने कौन कौन से आइटम परचेज किए हैं, ठीक है। तो ये था हमारा प्रिटी कैश बुक, ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं द स्टेटमेंट सेंड अलॉन्ग विथ परचेस रिटर्न इज, अब खरीद रिटर्न के साथ भेजा गया बयान क्या कहलाता है, क्रेडिट नोट, बिल्स पेबल बुक, डेबिट नोट या फिर परचेस रिटर्न बुक। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है एक स्टेटमेंट की जो कि हम परचेस रिटर्न करते हैं तो उसके साथ हमें एक नोट भेजना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो कि हमारा है क्रेडिट नोट। वो क्रेडिट नोट कहलाता है क्योंकि उस पर पूरा मेंशन होता है कि हमने इतने रुपए का माल सेंड किया है, ठीक है, परचेस रिटर्न किया है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिल पेबल बुक में जो भी हम बिल पे करते हैं उसके बारे में मेंशन होता है तो ये नहीं होगा। डेबिट नोट हमारा जब भी हम किसी भी तरह का कोई भी सेल्स रिटर्न चीज़ होती है तब हम लिखते हैं, और परचेस रिटर्न बुक हमारी परचेस रिटर्न से रिलेटेड होता है लेकिन वो कोई स्टेटमेंट नहीं होता, स्टेटमेंट में सिर्फ क्रेडिट नोट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, अब जो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट होता है ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत पूछा जाता है, बहुत सिंपल है, कस्टमर, बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर इधर बी और सी। तो फ्रेंड्स जो बैंक रिकन्सिलेशन या फिर जिसको आप शॉर्ट में बोलते हो BRS, ये प्रिपेयर किया जाता है कस्टमर ऑफ द बैंक, ठीक है।
कस्टमर ये देखता है कि बैंक में जो भी ट्रांजैक्शंस उसके द्वारा किए जा रहे हैं बैंक से, बैंक उसकी सही टाइम पर पोस्टिंग कर रही है या नहीं, या उसके पास जो बुक है पासबुक उसमें सही एंट्री की जा रही है नहीं। तो इन दोनों को मैच करने के लिए वो जो स्टेटमेंट बनाता है उसे बोलते हैं BRS, यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कैश बुक का पासबुक से मिलान करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड से थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो मैं इसका फॉन्ट साइज छोटा कर रही हूँ। तो आई होप आपको क्लियर होगा, या फिर आप 2 बार देख लीजिए। पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देखिए क्वेश्चन है हमारा, while preparing bank reconciliation statement, checks paid into bank but not yet cleared are, यानी कि जब आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो चेक जो आपका बैंक में पेड हो गया है लेकिन वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। हिंदी में भी देख लीजिए, बैंक सुलह बयान तैयार करते समय बैंक में भुगतान किए गए चेक भुगतान तो कर दिए हैं आपने, लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है, यानी कि वहां पर सबमिट नहीं हुए एक तरह से बैंक के द्वारा। तो ठीक है, ऑप्शंस देखिए यहाँ पर कौन क्या क्या हो सकता है। 4 ऑप्शंस हैं हमें यहाँ पर। देखिए, एडेड टू बैलेंस एज पर कैश बुक टू अराइव एट द बैलेंस एज पर पासबुक, या फिर डिडक्टेड टू द बैलेंस एज पर कैश बुक टू अराइव एट द बैलेंस एज पर पासबुक। फिर है डिवाइडेड इन द बैलेंस एज पर कैश बुक टू अराइव एट द पासबुक, और मल्टीप्लाइड टू द बैलेंसेस एज पर कैश बुक टू अराइव एट द बैलेंस एज पर द पासबुक। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इन्होंने 4 ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, तो देखिए 4 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपने एक चीज़ देखी होगी, जब भी हम BRS बनाते हैं तो या तो वहाँ पर हम चीज़ें ऐड करते हैं या लेस करते हैं, जबकि यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई। तो ये कट गया ऑप्शन, यहाँ में डिवाइड का ऑप्शन दे रखा है तो ये कट गया, क्योंकि ना ही हम कोई भी स्टेटमेंट कोई भी एंट्री होती है उसको डिवाइड करते हैं, ना ही मल्टीप्लाई, सिर्फ ऐड करते हैं या फिर लेस करते हैं कोई भी आइटम। तो अब हमें ऑप्शन ए या 2 में से देखना है। तो देखिए यहाँ पर ये था कि जो चेक है वो बैंक में दे दिया गया है लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि आपने तो उसको ऐड कर लिया होगा कि अब हमारे अकाउंट में इतने रुपए हो गए, लेकिन सच में तो अभी वो क्लियर हुआ नहीं है, तो अकाउंट में तो अभी उतने रुपए हुए नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, डिडक्ट टू दी बैलेंस एज पर कैश बुक और अराइव एट द बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन 2। आई होप ये भी ऑप्शन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आते हैं एरर्स विच अफेक्ट वन अकाउंट कैन बी। अब हमें ऐसे एरर्स बताने हैं जो सिर्फ एक अकाउंट को इफेक्ट करते हैं। तो ऑप्शंस देख लीजिए, एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ पोस्टिंग, या फिर एरर ऑफ कमीशन। तो देखिए यहाँ पर ये बात कर रहे हैं एक अकाउंट को इफेक्ट करे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर एरर ऑफ ओमिशन होगा तो ये एक अकाउंट से रिलेटेड नहीं है, प्रिंसिपल डबल अकाउंट से रिलेटेड होता है, कमीशन भी नहीं होगा। एरर ऑफ पोस्टिंग हमारे एक अकाउंट से रिलेटेड हो सकता है कि हमने एक अकाउंट में पोस्टिंग नहीं की है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोस्टिंग से रिलेटेड चीज़ें हमारी वन अकाउंट में इफेक्ट करेंगी, जबकि प्रिंसिपल दोनों पर बेस्ड होगा, ओमिशन भी दोनों पर बेस्ड होगा, और कमीशन भी हमारे दोनों साइड बेस्ड होगा। इसलिए ऑप्शन 3 यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं एरर्स ऑफ कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम वन ईयर टू अनदर ईयर इफेक्ट, यानी कि एक वर्ष से दूसरे वर्ष तक आगे ले जाने की त्रुटियां क्या कहलाती हैं। पर्सनल अकाउंट से होती हैं, रियल अकाउंट से, नॉमिनल अकाउंट से, या फिर बोथ पर्सनल एंड रियल अकाउंट से। तो देखिए यहाँ पर एरर्स ऑफ कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम 1 ईयर टू, अब देखिए 1 ईयर से 2nd ईयर में हम क्या ले जाते हैं, बैलेंस शीट। तो आपको देखिए घुमाकर ये क्वेश्चन आपसे कर लिया गया है, एक तरह से आपको ये बताना है कि बैलेंस शीट में कौन कौन सी चीज़ें जाती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर एक साल से दूसरे साल में फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका मैंने आपको एक हिंट दे दिया है, इसका आंसर आपको खुद बताना है। ठीक है, मैंने आपको हिंट दे दिया है। अब देखिए BRS से ही रिलेटेड है एक और क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स इज एन एरर ऑफ ओमिशन। अब हमें बताना है एरर ऑफ ओमिशन से रिलेटेड इसमें से कौन सी एरर है। ऑप्शन 1 है सेल ऑफ 800 रुपीज वॉज रिटेन इन द परचेज जर्नल, यानी कि 800 रुपये की आपकी सेल हुई है लेकिन आपने परचेज जर्नल में लिख दी है। सेकंड ऑप्शन है वेजेस पेड टू दी सोहन, यानी कि सोहन को वेजेस पेड की और वो उसकी लेकिन अकाउंट में डेबिट कर दी है। फिर है द टोटल ऑफ सेल्स जर्नल, यानी कि सोशल जर्नल का जो टोटल है वो आपने सेल्स अकाउंट में पोस्ट नहीं किया है।
नेक्स्ट है द टोटल ऑफ सेल्स जर्नल हैज़ पोस्टेड टू दी सेल्स अकाउंट। अब जो टोटल है वो सेल्स अकाउंट में आपने पोस्ट कर दिया है। अब आपको यहाँ पे क्या बताना है, ओमिशन बताना है कि इसमें से कौन सा एरर ऑफ ओमिशन है। तो आप ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एरर ऑफ ओमिशन की बात कराएं यानी कि दोनों तरफ। तो देखिए यहाँ पर तो ये एंट्री हुई नहीं है, तो ये एरर ऑफ ओमिशन का पार्ट हो गया, ठीक है। सेल्स जर्नल में थी लेकिन पोस्ट ही नहीं हुई है, ठीक है। जबकि ये यहाँ पे गलत हुआ है, यानी कि डबल एंट्री का काम है, ये भी डबल एंट्री है और ये भी यहाँ पे गलत है, ठीक है। वो ये तो हमारी बिल्कुल सही है क्योंकि जिसकी एंट्री थी वो हमने वहाँ पोस्ट करी है, ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।